Hello students, welcome everyone. This video is for class 6 chapter number 12 संसार एक संसार पुस्तकें। अभी संसार एक जो है वो एक किताब जैसा ही है। तो ये पार्ट जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने लिखा है। तो देखते हैं इस पार्ट में क्या है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। ये अपनी बेटी इंदिरा गांधी के बारे में बता रहे हैं, जो अभी राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के ग्रैंडफादर ये हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जब वो इंदिरा गांधी उनके अपने फादर जवाहरलाल नेहरू के साथ में थी, तब वो बहुत सारी चीज़ें उनको पूछा करती थी कि ये चीज़ क्या होता है। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहती थी, तो उनका वो जवाब देते थे, है ना। वो बहुत सारे क्वेश्चंस का उनका आंसर रिप्लाई देना करते थे। लेकिन अब इंदिरा गांधी जो है मसूरी में है और उनके फादर जो हैं इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश। अभी इलाहाबाद का नया नाम बन गया है प्रयागराज। ठीक है, ये भी तुम लोगों को जानना है। तो इलाहाबाद में है। हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। तो हम वो दोनों एक साथ जैसे बैठकर बात करते हैं आमने सामने, वैसा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने इरादा किया है कि मैं कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब इन बहुत सारी दुनिया के छोटे छोटे देशों के, छोटे बड़े देशों के बारे में, वहाँ की स्टोरीज के बारे में, उनके आइडियाज थॉट्स के बारे में लिख कर हुए बताने का डिसाइड किया है। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा सा देश, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो वो बोलते हैं कि तुमने अभी इंग्लैंड और इंडिया के बारे में उसका हिस्ट्री थोड़ा पढ़ा है, लेकिन इस देश में इंग्लैंड एक छोटा सा ये टापू है, एक छोटा सा जगह है, लैंड है, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है इंग्लैंड के कंपैरिजन में। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा, अगर हम पूरा दुनिया को देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे, तो इंडिया भी बहुत छोटा सा एक पार्ट है। अगर तुम्हें, वो बेटी को, अपनी इंदिरा गांधी को बता रहे हैं कि अगर तुम्हें दुनिया के बारे में जानना है तो तुम्हें बहुत सारे देशों में रहने वाले वहाँ के जो जाति हैं, बहुत सारे लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पर रहते हैं, उनके बारे में ध्यान से पढ़ना होगा, देखना होगा, है ना, उनके बारे में जानना होगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं, केवल हमें इंडिया का ही जानना नहीं है, बहुत सारे देशों के कम्युनिटीज़, वहाँ के आइडियाज़, वहाँ के कल्चर, उनके बारे में तुम्हें जानना होगा। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। हाँ, खेतों में नहीं, खतों में। और बताते हैं कि मैं इस छोटे छोटे चिट्ठियों में मैं थोड़ी थोड़ी सी बातें ही तुम्हें बता सकता हूँ। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और सहयोगी या समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ, आई एम वेरी मच होपफुल दैट ये छोटी छोटी जो चिट्ठियाँ हैं उसको तुम छोटी छोटी बातें हैं उनको तुम ठीक से शौक से, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगी और इस छोटे से दुनिया के बारे में छोटी छोटी बातें, उनके लोगों के बारे में जानने की कोशिश करोगी और तुम ये समझोगे कि ये दुनिया के सभी लोग हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी।
और बोलते हैं कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तुम दुनिया के बारे में ना, लोगों के बारे में, वहाँ के कंडीशंस, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशंस, टूरिज्म, वो सब के बारे में तुम्हें मोटी मोटी बड़े बड़े किताबों में पढ़ने को मिलेगा। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। तो उसमें उन चीज़ों को पढ़ने पर तुम्हें जितना एंजॉय होगा उससे उतना किसी कहानी या नॉवल पढ़ने में तुम्हें आनंद नहीं मिलता होगा, ये बता रहे हैं। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवर से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवर और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि यह धरती जो है लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और इसमें आज तो बहुत सारे आदमी, जानवर, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, लिविंग थिंग्स रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब यहाँ पर आदमी नहीं थे, तो उससे पहले केवल जानवर थे और जानवर से पहले यहाँ पर कोई भी धरती पर लिविंग थिंग्स नहीं था। आज तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, है ना, लिविंग थिंग्स यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उस टाइम में जब यह पृथ्वी बहुत गर्म थी और यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं था, लिविंग थिंग नहीं था, तो उसके बारे में सोचने में भी हमें बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, साइंस रिसर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने खूब सोच समझ कर, पढ़ लिख कर ऐसी बातों को उन्होंने लिखा है और बताया है कि यहाँ पर कोई भी जानदार चीज़ यहाँ पर पुराने समय में नहीं रहती थी। और अगर उनकी किताबें पढ़ने से और पढ़कर पुराने हड्डियों और पुराने जो जानवर के हड्डी वगैरह जो भी यहाँ पर उनके जो अवशेष मिलते हैं, उनको देखने पर हमें ज़रूर उस समय के बारे में मालूम होता है। आगे बताते हैं, तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस समय ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। तो ये बता रहे हैं कि तुमने हिस्ट्री की किताबें, बहुत सारी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी होगी, लेकिन पुराने ज़माने में जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ था तो उस समय किताब कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती? जब किताबें ही, आदमी ही नहीं था, किताबें लिखने वाला ही नहीं था, तो उस ज़माने के बारे में कैसे पता चल सकता है? तो यह तो अब हम यहाँ पर बैठे बैठे उस ज़माने में ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ये सोच विचार करके तो किताब नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते, लेकिन जो कहानियाँ किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? तो अगर ऐसे सोच समझ कर, ऐसे विचार करके, आइडियाज़ कलेक्शन करके अगर हम ऐसे पुराने ज़माने की कहानियाँ लिख देते तो वो तो परियों की कहानी जैसी हो गई। इसलिए यह तो ठीक नहीं है। जो हमने देखा ही नहीं है, जो हमने अनुभव भी फील ही नहीं किया है, तो उसके बारे में लिखना परियों का कहानी लिखना जैसा हो जाएगा, वो तो केवल इमेजिनेशन ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन खुश की बात है कि उस समय, पुराने समय में लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि लेकिन खुशी की बात यह है कि उस ज़माने में कोई लिखने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उस ज़माने के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आज भी मिलते हैं, जिसको देखकर उस समय में ऐसा हुआ होगा, ऐसा हम
पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जितनी उस समय किताब में उस टाइम के किताबों में हमें लिख पढ़ने को मिलता है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि उस ज़माने में ऐसा, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ होगा। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ देख सकते हैं, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह के कितने ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। तो उस समय के जो पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की हड्डियाँ, ये सब चीज़ देख के हम पुराने ज़माने में कैसा कैसा कंडीशन था ये हम मालूम कर सकते हैं। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। तो ये बोल रहे हैं कि केवल हड्डियों को, नदी नालों, पहाड़ों को देखकर या केवल पूरा उन चीज़ को देखकर ही नहीं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़कर ही मालूम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यह एक किताब जैसा संसार है, बहुत सारे पहाड़ी, इनको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अलग अलग लैंड स्ट्रक्चर है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का अलग ही लैंड स्ट्रक्चर है, तो जम्मू कश्मीर में अलग लैंड स्ट्रक्चर है, और अमेरिका जाएंगे तो वहाँ का अलग लैंड स्ट्रक्चर है। तो वहाँ के नदी नालों और वहाँ के पुराने हड्डियों, जानवर के अलग अलग टाइप्स के जानवर मिलते होंगे, उनकी हड्डियों को देखकर भी हम उनको भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। बोलते हैं कि मुझे आशा है कि बहुत सारे पत्थर और पहाड़ों को तुम देखकर, पढ़कर मतलब देखकर, तुम उनका खबर, उनके बारे में तुम जान पाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। तो बोल रहे हैं कि एक मजे की बात यह है, तुम सोच लो कि एक इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि रोड पर पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर है, वो तुम्हें देखती हो तो शायद इस संसार का एक छोटा सा पेज हो, एक किताब का पेज हो। तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, है ना, तुम उसे पढ़ने आना चाहिए कि तुम कैसे उसको पढ़ोगी, कैसे मालूम करोगी, उसको आना चाहिए। कोई जबान उर्दू या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इस तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। तो हमें कोई भी भाषा, जबान मतलब होता है भाषा, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए उसके अक्षर, जैसे क ख ग घ या ABCD, इंग्लिश सीखना है तो ABCD जानना पड़ेगा, या हिंदी सीखना है क ख ग घ, उर्दू के भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं वो सब जानना पड़ेगा। वैसे ही नेचर्स के बारे में जानना है तो उसको पढ़ने के लिए हमें दिमाग, विचार करने का दिमाग चाहिए, है ना, उसके अक्षर को पढ़ना चाहिए, कैसे प्रकृति बना है, क्या है, तभी हम उसकी पत्थरों की, चट्टानों की कहानी को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बोलता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? तो यहाँ पर बोलते हैं कि शायद तुम अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रकृति को, नेचर को देखकर उसके बारे में समझने लगी हो। अब जब तुम एक छोटा सा एकदम स्मूथ गोल एक पत्थर देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता है क्या? यह कैसे गोल हो गया, इसके जो साइड के कोने थे वो कैसे गायब हो गए, वो कैसे चमकीला हो गया, वो तो एकदम रफ था, वो कैसे चमकीला हो गया, है ना। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। अगर तुम किसी बड़े चट्टान को, बहुत बड़े पत्थर के पहाड़ को
तोड़ दोगी, बड़े बड़े पत्थर को तोड़ दोगी तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो एकदम स्मूथ चिकना नहीं होगा। ठीक है, उसके कोने बहुत सारे कोने हो जाएंगे। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता, ये बता रहा है। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया है। फिर यह पत्थर, छोटा सा पत्थर को रोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो यह कैसे इतना चमकीला, शाइनिंग, स्मूथ और गोल गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती। अगर तुम्हारी आंखें देखें, अगर तुम्हारी आंखें ठीक से उसको दिखाई देती है, तुम्हारे कान उसके कहानी को सुन सकती है, तो वो ही उसको उसके कहानी के बारे में सुन सकती हो, जान सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। तो फिर वो आगे बोलते हैं कि एक समय शायद वो छोटा सा पत्थर बहुत बड़ा पहाड़, चट्टान का टुकड़ा, चट्टान था या चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसने किनारे और कोने थे। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि शायद वो चट्टान का टुकड़ा किसी जमाने में बहुत बड़ा पत्थर था होगा, है ना। चट्टान का जो पत्थर का टुकड़ा किसी जमाने में बहुत बड़ा चट्टान था होगा, बहुत बड़ा पत्थर था होगा। फिर ठीक उसी टुकड़े की तरह जो जैसे वो एक छोटा सा जब टूट गया टुकड़ा, उसके कोने कोने हो गए, कोने बहुत सारे निकलते हैं, पत्थर को तोड़ते समय रफ हो जाता है, वैसा ही था होगा। और इसमें से उसमें किनारे और कोने थे जिसमें तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो, तो उसमें भी जो छोटा पत्थर है, बड़े चट्टान में जैसे कोने थे वैसे ही कोने थे होंगे। शायद वह किसी पहाड़ में के दामन में पड़ा रहा, तब तो शायद वह किसी पहाड़ के कोने में पड़ा रहा होगा। फिर तभी उस समय बहुत बड़ा पानी आया और उसमें उसे बहाकर, है ना, वो टुकड़ा हो गया और पानी आकर बहाया और उसे बहाकर नीचे मैदान तक लेके आया। वहां से वह पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। अब वो क्या होता है, वह पहाड़ी नाले जो पहाड़ के जो नदी होते हैं छोटे छोटे, वो नदी उसको पुश करते हुए ढकेल कर उस छोटे से पत्थर को किसी समतल मैदान में जहाँ पानी जमा होता है वहां पर लेके आया होगा। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। अब छोटे से तालाब जैसा जो होता है वहां से बड़े पुखरी टाइप के जो पानी जमा होता है नदी में, वहां पर पहुंचा होगा। इस बीच वह दरिया के पेंदे से लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया। इसी तरीके से वो लुढ़कते लुढ़कते पलटते पलटते, है ना, गिरते गिरते उसके किनारे सब रब हो गए और वो एकदम स्मूथ हो गया होगा और शाइनिंग भी आ गया होगा। इस तरह वह कंकड़ बना तो तुम्हारे सामने है और आज वह छोटा सा कंकड़ बनकर तुम्हारे पास हुआ होगा। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, तो किसी कारणवश वो तालाब उसके कहीं वहीं पर, तो वो बड़ा सा नदी का जो दरिया है वो उसको वहां पर छोड़ गया होगा, है ना, और तुम उसे पा गई और वो आज तुम्हारे पास है। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता और वो नदी उसको बहाते बहाते ले जाती थी और टुकड़े टुकड़े होकर वो बालू, सैंड, है ना, लैंगोई, वो हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। और समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े पत्थर उसके पहले से बालू बनकर बैठे हुए हैं, उनके जो ब्रदर्स हैं उनसे जाकर मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, और जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे समंदर के किनारे या नदी के किनारे जाकर बालू के छोटे छोटे पहाड़ जैसे बनाकर खेलते हैं। इस तरीके से एक बड़े चट्टान से बालू होने तक हमें उसको समझने के लिए हमारे पास
हमें अपने बुद्धि को प्रयोग करना होगा और उनको पढ़ने के लिए एक किताब जैसा ही है। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। और जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि अगर ये छोटे छोटे बालू इतनी सारी कहानियाँ, ऐसी लंबी लंबी कहानियाँ बता सकते हैं, तो हमारे आसपास में जो पहाड़ हैं और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे चारों ओर, वो कितनी चीज़ों को बता सकते हैं, कितनी चीज़ें हमें मालूम, कितनी बातें हमें मालूम हो सकती है। ये जवाहरलाल नेहरू की किताब से लिया गया है। राइटर जो है मेन जवाहरलाल नेहरू है, तो उसको वो इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, और उसका ट्रांसलेट किया है प्रेमचंद ने। ठीक है, तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी के थ्रू हम लोगों को भी हमें इस प्रकृति को पढ़ने का नज़रिया होना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, ये बातें समझाने की कोशिश करते हैं। और आशा है यह वीडियो आप लोगों को इस पाठ के बारे में समझने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।